Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSC 104 Political Processes in India। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। सर्च कोड के ऑप्शन में आप अपने पेपर कोड को सर्च कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के कितने टाइप्स होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। दे हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, कंटेस्ट इलेक्शंस, फॉर्म गवर्नमेंट्स एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं लोगों को उनके व्यूज को एक्सप्रेस करने में, इलेक्शंस को कंटेस्ट करने में, सरकार को बनाने में और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। सो इन इंडिया जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मेनली क्लासिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड आइडियोलॉजी। सो जो मेन टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में उनको हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज नेशनल पार्टीज, दैट इज नेशनल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव इन्फ्लुएंस अक्रॉस द मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि नेशनल पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत सारे स्टेट्स के अंदर होता है। दे वर्क ऑन नेशनल लेवल इशूज, ये क्या है, नेशनल लेवल इशूज पे काम करते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी एंड सोशल जस्टिस। सो जो एक पार्टी होती है वो रिकॉग्नाइज्ड होती है एज ए नेशनल पार्टी जब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, अगर ये कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं रिलेटेड टू वोट शेयर एंड नंबर ऑफ सीट्स इन द इलेक्शंस। यानी कि एक जो नेशनल पार्टी होती है उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ रिकॉग्नाइज करता है अगर कोई पार्टी किसी सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करती है रिलेटेड टू द वोट शेयर एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द इलेक्शंस। फॉर एग्जांपल्स, सो एग्जांपल ऑफ नेशनल पार्टीज इंक्लूड्स द INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, दैट इज BJP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज CPI, and Communist Party of India, Marxist, CPI-M. So these parties usually have a clear ideology. जो ये पार्टीज होती हैं इनकी यूजुअली क्लियर आइडियोलॉजी होती है और ये ट्राई करती हैं अपील करने का लोगों को अक्रॉस द कंट्री। नाउ वी विल लुक स्टेट और रीजनल पार्टीज। सो स्टेट और रीजनल पार्टीज ऑपरेट मेनली विद इन वन स्टेट और ए फ्यू स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट या फिर रीजनल पार्टीज होती हैं ये आपकी मेनली या तो एक स्टेट में काम करती हैं या फिर कुछ स्टेट्स में काम करती हैं। इनका मेन फोकस होता है रीजनल प्रॉब्लम्स को देखना, लोकल कल्चर को देखना, लैंग्वेज एंड इंटरेस्ट ऑफ अ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट या फिर किसी रीजन के। सो जो ये पार्टीज होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं इंडिया के फेडरल सिस्टम में। सो एग्जाम्पल इंक्लूड्स द द्रविड़ मुन्नेत्रा कझगम, दैट इज DMK पार्टी ऑफ तमिलनाडु, समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश, तेलुगु देशम पार्टी दैट इज TDP इन आंध्र प्रदेश। दो दे वर्क एट द स्टेट लेवल, यानी कि जो ये पार्टीज होती हैं आपकी ये स्टेट लेवल पे वर्क करती हैं, बट जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो ऑफन इन्फ्लुएंस करती है नेशनल पॉलिटिक्स को बाय फॉर्मिंग अलायंसेस विद नेशनल पार्टीज। रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। सो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है इंडिया में, डिवाइडेड है इनटू रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में भी। सो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो कि मीट करती हैं उस क्राइटेरिया को जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा सेट किया गया है एंड आर गिवन स्पेशल सिंबल्स एंड प्रिविलेजेस, उनको कुछ स्पेशल सिंबल्स और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। नेशनल और स्टेट पार्टीज क्या हैं, फॉल करती हैं इस कैटेगरी में, यानी कि रिकॉग्नाइज में आपको कौन सी पार्टीज फॉल करेंगे, जो आपकी नेशनल और स्टेट पार्टीज होती हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आर स्मॉल पार्टीज दैट डू नॉट फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशन। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज आपकी कौन सी पार्टीज होती हैं, ये छोटी सी पार्टीज होती हैं जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं करती हैं। दे मे स्टिल कंटेस्ट इलेक्शन
यानी कि इलेक्शंस को कंटेस्ट तो कर सकते हैं, बट दे डू नॉट एंजॉय द सेम बेनिफिट्स एज रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, यानी कि जितने बेनिफिट्स रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को मिलते हैं उतने इनको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। सो मेनी लोकल और न्यूली फॉर्म पार्टीज बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी कि जो भी नई नई पार्टीज फॉर्म होती हैं या फिर कोई लोकल पार्टीज जो होती हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज में शामिल होती हैं। आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज, सो सम पॉलिटिकल पार्टीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी वो आपके बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी पे भी क्लासिफाइड होती हैं। ये आपके इंक्लूड करती हैं सोशलिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज एंड पार्टीज बेस्ड ऑन रिलीजियस और कल्चरल आइडियाज। जो इनके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं वो गाइडेड होते हैं बाय अ पर्टिकुलर फिलोसफी और एनी बिलीफ सिस्टम। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका इंडिया है यहाँ पे एक मल्टी पार्टी सिस्टम है विद नेशनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज, recognized parties, unrecognized parties and ideology based parties. सो जो ये डाइवर्सिटी है पॉलिटिकल पार्टीज की ये रिफ्लेक्ट करती है सोशल, कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटी को इस कंट्री के। सो ये स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को बाय गिविंग पीपल मेनी चॉइसेस एंड इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, डिस्कस देयर फीचर्स विद एग्जांपल्स। So autonomy movements are political and social movements in which people of a particular region or community demand self-rule or greater control over their own affairs within an existing country. Autonomy movements क्या होते हैं? ये एक political और social movements होते हैं जहाँ पे कि लोग किसी पर्टिकुलर रीजन के या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग डिमांड करते हैं सेल्फ रूल को या फिर ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स विद इन एन एग्जिस्टिंग कंट्री। सो जो ये मूवमेंट्स होते हैं यूजुअली डू नॉट डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट सीक एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी सो दैट जो लोकल लोग हैं वो मैनेज कर सके अपने खुद के रिसोर्सेज को, कल्चर को और डेवलपमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलें तो जो ऑटोनॉमी मूवमेंट्स होते हैं ये अराइज होते हैं जब लोगों को फील होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट है वो इग्नोर कर रहा है उनकी आइडेंटिटी को, लैंग्वेज को, कल्चर को और डेवलपमेंट नीड्स को। सो दे वांट मोर डिसीजन मेकिंग पावर्स एट द रीजनल लेवल। फीचर्स ऑफ ऑटोनॉमी मूवमेंट्स, सो फर्स्ट इज डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नेंस। सो जो मेन फीचर होता है ऑटोनॉमी मूवमेंट का वो होता है डिमांड फॉर द सेल्फ रूल। जो लोग होते हैं वो चाहते हैं अपनी खुद की रीजनल काउंसिल्स, ऑटोनॉमस स्टेट्स एंड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ताकि वो खुद को गवर्न कर सके। वो बिलीव करते हैं जो लोकल गवर्नेंस है वो प्रॉब्लम्स को, जो भी जितने भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बेटरली सॉल्व कर पाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, बहुत सारे जो ऑटोनॉमी मूवमेंट्स होते हैं वो अराइज होते हैं लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेडिशन एंड एथनिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो कम्युनिटीज होती हैं वो फेयर करती हैं कि दैट देयर यूनिक आइडेंटिटी मे बी लॉस्ट ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी कल्चर्स, यानी कि जो कम्युनिटीज होती हैं उन्हें डर होता है कि जो उनकी यूनिक आइडेंटिटी है कहीं वो लॉस्ट ना हो जाए डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी कल्चर्स की वजह से। रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डिमांड फॉर कंट्रोल ओवर द लोकल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए एंड एम्प्लॉयमेंट। सो पीपल ये फील करते हैं जो उनका रीजन है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता है। सो बिकॉज दैट डिसीजंस आर टेकन अवे फ्रॉम फार अवे, people feel that their region is economically backward because decisions are taken far away। यानी कि जो लोग होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि जो उनका रीजन है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है क्योंकि जो डिसीजंस हैं वो उनसे ले लिए गए हैं। सो डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल मेथड्स, सो मोस्ट ऑटोनॉमी मूवमेंट्स यूज पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स। बहुत सारे जो ऑटोनॉमी मूवमेंट्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं पीसफुल और डेमोक्रेटिक मीन्स का यूज करते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट हो गया, रैलीज हो गए, मेमोरेंडम्स हो गए, नेगोशिएशंस हो गए। कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में जो मूवमेंट्स होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड नेग्लेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंडिया में क्या है जो ऑटोनॉमी मूवमेंट्स हैं वो जनरली फंक्शन करते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सीकिंग स्पेशल स्टेटस, ऑटोनोमस काउंसिल और न्यू स्टेट्स रादर देन सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री। यानी कि जो ऑटोनॉमी मूवमेंट्स होते हैं इंडिया में वो जनरली विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन में फंक्शन करते हैं। वो सिर्फ क्या है स्पेशल स्टेटस को सीक करते हैं, ऑटोनॉमस काउंसिल को सीक करते हैं और न्यू स्टेट्स को सीक करते हैं रादर देन सेपरेशन फ्रॉम द कंट्री। एग्जांपल्स ऑफ ऑटोनॉमी मूवमेंट इन इंडिया, सो फर्स्ट इज गोरखालैंड मूवमेंट। सो दिस मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल डिमांड्स a separate state for the Gorkha people
to protect their language and culture and ensure better administration. जो गोरखालैंड मूवमेंट था, ये मूवमेंट वेस्ट बंगाल में हुआ। ये डिमांड करता है एक सेपरेट स्टेट को फॉर गोरखा पीपल के लिए, ताकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके और इंश्योर कर सके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन को। बोडोलैंड मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था बोडो ट्राइब के द्वारा इन आसाम। जो ये मूवमेंट है ये सॉर्ट करता है ऑटोनॉमी को, ताकि वो प्रिजर्व कर सके ट्राइबल आइडेंटिटी को। ये लेड किया था टू क्रिएशन ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तेलंगाना मूवमेंट, सो पीपल ऑफ तेलंगाना डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट ड्यू टू रीजनल नेग्लेक्ट, यानी कि जो तेलंगाना के लोग थे उन्होंने डिमांड किया एक सेपरेट स्टेट को ड्यू टू द रीजनल नेग्लेक्ट। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई तेलंगाना की एज अ न्यू स्टेट इन 2014। लद्दाख ऑटोनॉमस मूवमेंट, so this movement demanded greater autonomy to protect the cultural and environmental interest of Ladakh। जो लद्दाख ऑटोनॉमस मूवमेंट है, इस मूवमेंट ने क्या किया, डिमांड किया ग्रेटर ऑटोनॉमी, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके कल्चरल और इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट को लद्दाख के। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ऑटोनॉमी मूवमेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ऑटोनॉमी मूवमेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के। ये हाईलाइट करते हैं द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, कल्चरल रिस्पेक्ट and balanced regional development। So जब when handled through dialogue and constitutional methods, so जो ऐसे movements होते हैं they can strengthen national unity rather than weaken it। Now we will move to the next question. What are the recommendations of the Kaka Kalaikar report and the Mandal Commission? So in independent India, social and educational backwardness became a major concern for achieving equality। Independent India में क्या हुआ, जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस थी वो एक बहुत ही मेजर कंसर्न बना इक्वालिटी को अचीव करने में। सो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस की जो प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने दो इंपॉर्टेंट कमीशंस को अपॉइंट किया, द काका कलाइकर कमीशन एंड द मंडल कमीशन। जो दोनों कमीशन थे उन्होंने स्टडी किया कंडीशंस को बैकवर्ड क्लासेस के और कुछ मेजर्स को सजेस्ट किया उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। सो जो ये रिकमेंडेशंस हैं उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है in shaping India's reservation policy। So now we will look recommendations of the Kaka Kalaikar report 1955। तो Kaka Kalaikar commission was appointed in 1953 under Article 340 of the Indian Constitution। जो ये कमीशन है आपका, इसको 1953 में अपॉइंट किया गया था अंडर द आर्टिकल 340। इसने सबमिट किया अपनी रिपोर्ट को इन 1955। जो मेन रिकमेंडेशंस थे वो थे, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। सो जो कमीशन था इसने सजेस्ट किया जो सोशल बैकवर्डनेस है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन कास्ट, इसको प्राइमरी क्राइटेरिया बना देना चाहिए टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस। एजुकेशनल फैसिलिटीज, इट रिकमेंडेड स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज सच एज स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स एंड फी कंसेशन फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लासेस। इसने रेकमेंड किया था कि उन्हें स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज देनी चाहिए, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स और फी कंसेशन उन स्टूडेंट्स को जो कि बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं। रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स, सो जो ये कमीशन था इसने सजेस्ट किया कि रिजर्वेशन होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में, ताकि वो बैकवर्ड क्लासेस को हेल्प कर सके टू कम्पीट विद द फॉरवर्ड क्लासेस। इकोनॉमिक सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, लैंड रिफॉर्म्स एंड हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज वर रिकमेंडेड टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंड किया गया था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, लैंड रिफॉर्म्स किए जाए और एग्रीकल्चर में हेल्प किया जाए। सोशल रिफॉर्म्स, जो रिपोर्ट थी उसने एम्फसाइज किया दैट द नीड टू रिमूव द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट सोशल इक्वालिटी। नोट, ऑल्दो द रिपोर्ट वाज इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी, बट जो बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे इसके उनको फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इवन द चेयरमैन काका कलाइकर लेटर एक्सप्रेस डाउट अबाउट यूजिंग कास्ट एज द मेन बेसिस। यानी कि कास्ट को एक मेन बेसिस यूज करके उन्होंने क्या किया, डाउट को, ठीक है, उन्होंने बाद में उस पर अपना डाउट को एक्सप्रेस किया। सो रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन दैट इज 1980। सो जो आपका मंडल कमीशन था उसको अपॉइंट किया गया था 1979 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था इन 1980। इसके जो मेन रिकमेंडेशंस थे वो थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओबीसीज। सो जो ये कमीशन था इसने यूज किया सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया को, ताकि वो ओबीसीज को, जो आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सके। इसने एस्टिमेट किया जो ओबीसीज हैं वो फॉर्म करते हैं अबाउट 52% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज,
सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था इसका वो था कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसीज के लिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स in addition to existing reservation for the SCs and STs. Reservation in educational institution, इसने सजेस्ट किया कि रिजर्वेशन होनी चाहिए ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. एज रिलैक्सेशन एंड अदर बेनिफिट्स, रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए एज लिमिट्स में फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड अदर सपोर्टिव मेजर्स वर रिकमेंडेड. स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो जो ये कमीशन है ये एम्फोसाइज करता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे, स्कॉलरशिप्स पे एंड इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम्स पे. In conclusion, we can say that both commission aimed to promote social justice and equality. जो ये दोनों ही कमीशंस थे इन्होंने एम किया कि ये सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करें. द काका कलाइकर कमीशन laid the foundation for understanding backwardness, while the Mandal Commission gave concrete and impactful recommendations. जो आपका काका कलाइकर कमीशन था इसने आपका फाउंडेशन ले डाउन किया हमें बैकवर्डनेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो मंडल कमीशन था उसने एक कॉन्क्रीट और इम्पैक्टफुल रिकमेंडेशंस को प्रोवाइड किया. सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मंडल कमीशन स्पेशली रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज ब्रॉट मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन इंडिया एंड स्ट्रेंथन द इंक्लूसिव डेवलपमेंट. यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन दी गई थी मंडल कमीशन के द्वारा स्पेशली जो रिजर्वेशन था ओबीसीज के लिए उसने एक मेजर सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाया इंडिया में, जिसकी वजह से जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो स्ट्रेंथन हुआ. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Analyze the role of gender and tribal identities in electoral politics. So, electoral politics is deeply influenced by social identities. जो हमारा electoral politics होता है वो हमारा deeply influence है social identities से. Among them, gender and tribal identities plays a very important role. और उनमें भी जो हमारी gender और tribal identities हैं ये बहुत ही important role को play करती हैं, especially एक diverse country में जैसे कि इंडिया. So, ये identities हमें help करती हैं to shape the voting behavior, कैंडिडेट सिलेक्शन, पार्टी स्ट्रैटेजीज एंड पब्लिक पॉलिसीज. सो अगर हम इनका रोल को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें हेल्प करेगा ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे डेमोक्रेसी वर्क्स इन प्रैक्टिस. रोल ऑफ जेंडर आइडेंटिटी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. सो जेंडर आइडेंटिटी मेनली रेफर्स टू द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड मेन, दो टुडे इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर जेंडर ग्रुप्स. जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है ये मेनली रेफर करता है उन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को और रिप्रेजेंटेशन को ऑफ मेन एंड वुमेन, और आज की वर्ल्ड में इट ऑल्सो इंक्लूड्स द अदर जेंडर ग्रुप्स. सो ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स क्या है, मेल डोमिनेटेड है. वुमेन देखी गई है बट ओनली एज वोटर्स नॉट एज लीडर्स. सो हाउएवर दिस सिचुएशन इज स्लोली चेंजिंग. वुमेन वोट इन लार्ज नंबर्स एंड समटाइम्स मोर एक्टिवली देन मेन. वुमेन क्या है, लार्ज नंबर्स में वोट करती हैं और कभी कभी मोर एक्टिवली देन मेन. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब ट्राई करती हैं अट्रैक्ट करने का वुमेन वोटर्स को बाय प्रॉमिसिंग वेलफेयर स्कीम्स रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. एग्जांपल्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि फ्री राशन स्कीम्स हो गए, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वुमेन एंड स्कीम्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन. सो जेंडर आइडेंटिटी ऑल्सो अफेक्ट्स कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेशन. जो जेंडर आइडेंटिटी है वो क्या करता है, कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेशन को भी अफेक्ट करता है. यानी कि आज तक की भी जो नंबर ऑफ वुमेन लेजिस्लेटर्स हैं वो बहुत ही लो है. सो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक डिमांड है फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स. सो एट द लोकल लेवल क्या है, जो रिजर्वेशन होता है वुमेन के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो इंक्रीज करता है वुमेन के पार्टिसिपेशन को और लीडरशिप को. सो इस वजह से हेल्प हुआ है टू ब्रिंग द इश्यूज जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस इनटू द पॉलिटिकल डिस्कशन. Thus, gender identity plays a dual role. It influences the voting behavior and also shapes policy priorities, though full equality in political power is yet to be achieved. यानी कि जो जेंडर आइडेंटिटी है वो डुअल रोल को प्ले करती है. ये इन्फ्लुएंस करती है वोटिंग बिहेवियर को और शेप करती है पॉलिसी प्रायोरिटीज को, दो जो फुल इक्वालिटी है वो पॉलिटिकल पावर में अभी भी हमें अचीव करने को बची है. सो रोल ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. So tribal identity is another powerful factors in electoral politics, especially in states with a large tribal population. जो tribal identity है वो एक दूसरा powerful factor है electoral politics का, especially states में जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा large tribal population है. So जो tribals होते हैं उनका distinct culture होता है, distinct languages होती है और distinct traditions होता है. So for a long time they remained politically and economically marginalized. तो यानी कि बहुत ही लंबे समय के लिए वो क्या है, politically और economically marginalized रहे. So in electoral politics, tribal identity becomes important through reserved constituencies for scheduled tribes. Electoral politics में क्या है, आपको जो tribal identity है वो important है
थ्रू रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये इंश्योर करता है कि जो ट्राइबल का रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर में। पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, ट्राइबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं इन दीज एरियाज और रेस करती हैं इश्यूज रिलेटेड टू लैंड राइट्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, displacement due to development projects and employment. Tribal voters often support leaders and parties that promise to protect their identity, culture and natural resources. So जो tribal voters होते हैं वो उन leaders को support करते हैं या फिर उन parties को support करते हैं जो कि promise करते हैं उनकी identity को protect करने का, उनके culture और natural resources को protect करने का। So जो tribal movements हैं और regional parties हैं ये influence करती हैं elections को by mobilizing people around issues of autonomy and self-rule. So, however, sometimes tribal identity is used only for vote bank politics without real development. यानी कि कभी कभी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उसको सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है बिना किसी रियल डेवलपमेंट के। सो दिस क्रिएट्स डिस्ट्रस्ट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जेंडर एंड ट्राइबल आइडेंटिटीज play a crucial role in shaping electoral politics. So gender और tribal identities क्या करती हैं, एक crucial role को play करती हैं to shape the electoral politics. Gender identity highlights the struggle for equal representation and women-centered policies, while tribal identity focus on representation, rights and protection of culture. जो आपका gender identity है वो highlight करता है struggle for the equal representation and women-centered policies, जबकि जो tribal identity है वो आपका focus करती है on representation, rights and protection of culture. So when used positively, जो ये आइडेंटिटीज होती हैं ये स्ट्रेंथन करती हैं डेमोक्रेसी को by including the marginalized voices, बट अगर इनको मिसयूज किया जाए फॉर नैरो पॉलिटिकल गेन्स तो ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वीक कर सकती हैं। सो अ बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव अप्रोच इज एसेंशियल फॉर हेल्दी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।